वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, करंट। ये सारे तमाम टॉपिक्स हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है, सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर दिमाग में बात आती है सीधे दिमाग में आता है मतलब कि बिजली हो गई। ठीक है, या फिर बोले तो हम लोग करंट बोल सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में करंट बोल सकते हैं। ठीक है, आखिर ये करंट डेवलप क्यों हुआ? सबसे पहले इसका रीजन जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जब वो फ्लो करते हैं तो वहां पर करंट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? करंट वहां पर डेवलप होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर डेवलप होती है। क्यों? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप क्यों हुई? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंपल, एक सिंपल सा रीजन होता है ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज में आखिर होता क्या है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स, मींस जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो वहां पर करंट डेवलप होता है या फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होंगे, अगर पूछे जाए इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये सब चीजें याद रखनी, क्योंकि वन वर्ड में या फिर क्या एक या दो लाइन में डिफाइन कर सकते। क्वेश्चन आ गया डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या करोगे? तो ये डिफिनेशन वहां पर लिख देनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। किसकी पार्टिकल की? एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन सब की बात करने वाले हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या प्रोटॉन के पास चार्ज होता है? बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही करंट डेवलप होता है। ठीक है, प्रोटॉन के मोशन से नहीं, इलेक्ट्रॉन के ही मोशन से। और एलिमेंट्री पार्टिकल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम क्यों लिखा हमने? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, यहां पर हम बोले अगर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम बात करें न्यूट्रॉन, तो एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, इस तरीके से याद रखना है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर डिफिनेशन आएगा लिखने के लिए ना, आप लोग इस तरीके से डिफिनेशन लिख लेना और प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज लिख दोगे ना, तो 100% चांस रहता है पूरे मार्क्स मिलने के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। कैसा होता है? सबको पता होगा, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे थोड़ा सा हम स्पीड बना के रखेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सके। ठीक है, एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब ये हमने क्या लिखो, यहाँ पे चार्ज लिखा भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने चार्ज लिखा है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और प्रोटॉन में क्या लिखा है? प्लस का लिखा गया है। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या आ जाएगा हमारा? प्रोटॉन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोटॉन लिख सकते हैं, और निगेटिव में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं दोनों चीजें। यहाँ पर एक और याद रखना है, रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात याद रखनी। ठीक है, रिपल्सन कब होगा? जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आएंगे या निगेटिव निगेटिव एक साथ आएंगे। कहने का मतलब है सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है? सेम चार्ज आपस में रिपेल करेंगे। अच्छा, अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव के पास निगेटिव आ गया, निगेटिव के पास पॉजिटिव आ गया, तो वहां पर क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किस केस में? जब यहां पर अपोजिट चार्ज रहेंगे। तो कब होंगे यहां पर? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है चार्ज को लेकर के। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं याद रखना है। एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देते हैं जो कि शायद पूछा भी जा सकता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या बोला, अभी हमने बताया था ना एसआई यूनिट, एक बार लिख देते हैं इस बात को। एसआई यूनिट हमने अभी क्या बताया? कूलम। कूलम हमने बताया इसका एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हमने? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, क्या लिखा हमने? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का कूलम।
ठीक है, ये बात तो सबको क्लियर होगी। अच्छा आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि बस उसकी वैल्यू की बात करने वाले, प्लस माइनस की बात नहीं करने वाले। ठीक है, आगे अगर हम बोलते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन को। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिंपल है, कैसे करना है, 1/1.6 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हम लोग याद कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻18। कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक इलेक्ट्रॉन में पता है आप लोग को, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज होता है। सिंपल है ना, जैसे 1 किलो मान लो हम लोग चीनी लेने जा रहे हैं, 1 किलो चीनी मान लो 1000 ग्राम की बात करें हम लोग। ठीक है, 1000 ग्राम मतलब 40 है, तो 1 रुपीज में कितना मिलेगा हम लोग को। बात तो वही हुई, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास, उसमें चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। तो एक कूलम कितना हो गया, बस इसको अपॉन में कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम ऑफ चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो जाकर के करंट यहां पर या फिर क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। समझ में आ गई ये बात। अच्छा इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स में फ्लो करते हैं, इंसुलेटर में फ्लो नहीं करते हैं। अब कंडक्टर्स में क्यों करते हैं, इंसुलेटर में क्यों नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर डिफरेंस आ सकता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया सबको अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहां पर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बस कंडक्टर नहीं, यहां पर कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर आखिर होता क्या है, कंडक्टर वो होता है जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हो। ठीक है, अच्छा अभी हमने रीजन बताया था, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर या फिर क्या करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या रीजन हमने बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जरा सोचो, एक के पास मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास इंसुलेटर है। ठीक है, ध्यान समझेंगे इस चीज को। ये क्या है, कंडक्टर, ये इंसुलेटर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये कंडक्टर है हमारे पास, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पूरी तरीके से फ्री होंगे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के पास होंगे ना, बिना इलेक्ट्रॉन्स एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास होंगे। इसके पास ब्लैक वाले के पास फ्री होंगे, इसके पास कैसे होंगे, इसके पास बाउंड फॉर्म में, मतलब बधे हुए इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मोशन में करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जैसे फोर्स मिलता है इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इसको करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, इंसुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत बाउंडेड फॉर्म में है। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है तो मूव करना स्टार्ट कर देते, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड फॉर्म में है तो मूव ही नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ही नहीं होगी। ठीक है, इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण वहां पर कंडक्टिविटी हो पाती है। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, उसमें फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं इंसुलेटर का, ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री है। ठीक है, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, मान लो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में सब घूम रहे हैं। ठीक है, फ्री होकर घूम रहे हैं। जैसे क्लास में टीचर नहीं आते तो बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से वहां घूमते हैं, वैसे समझ लो। अब जैसे यहाँ पर करंट आया, आई मतलब करंट आ गया जैसे यहाँ पर, ठीक है, या फिर क्या इसको एक्सटर्नल कोई फोर्स मिल गया, तुरंत ये क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो क्या होंगे, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसका डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सब लाइन में आ जाएगा। टीचर आगे क्लास में, देखो ये करंट क्या है, टीचर है, जैसे ही क्लास में आया सब एक लाइन में आ गए, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, और इनका मोशन क्या होगा, करंट आगे की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका मोशन जस्ट अपोजिट होता है। कैसा होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, एक सिंपल अलाइन फॉर्म में जस्ट अपोजिट। ठीक है, करंट कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, करंट आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और करंट क्या है, निगेटिव टुवर्ड आ रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उससे जो करंट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। और इसके जो होता है ये करंट का डायरेक्शन उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट की बात करें अब हम लोग तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर जाता है। कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर जाता है। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहां से जाएंगे? निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो पॉजिटिव से निगेटिव ये गया, इसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स आए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रोसेस किसमें चल रहा है? ये सब प्रोसेस कंडक्टर में चल रहा है। इंसुलेटर के पास तो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्री है तो मोशन नहीं होगा। कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में है तो मोशन वहां पर होगा, ठीक है। और इस तरीके से मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ये हो गया हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ना ही बहुत हार्ड है, आसानी से समझेंगे इसको हम लोग कैसे होता और इसका फॉर्मूला कैसे बन करके आता, ठीक है। इसी में हम लोग वोल्ट मीटर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे इसको ध्यान समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लेते एक हमारे पास बड़ा सा क्यू चार्ज है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, बिल्कुल डेवलप होगा। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, जिसके अंदर कोई चार्ज अगर रखा जाएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा वो, ठीक है, अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो। अब यहां पर क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब क्या हुआ कि हम लोग किसी इंफिनिटी पॉइंट से एक चार्ज क्यू को मान लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, इसको लेकर के आते हैं, इसको लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते हैं, तो जो भी पोटेंशियल होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ गया? देखो दोनों में डिफरेंस अभी अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? किसी भी चार्ज को या फिर बोलते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज को, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो बर्डन हुआ, ठीक है, बेसिकली बर्डन होता है, उसी को हम बोलते हैं। यहां तक जो एक चार्ज को लाने में जो बर्डन हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी में अगला टर्म देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे, ठीक है, चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे। अब यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा? उसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर को चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना होगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां से लेकर के, चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक मूव करा रहे हैं। मान लेते हमारे पास चार्ज क्यू है, इसको लेकर के हम यहां तक चार्ज क्यू को लेकर के आ रहे हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल था, इसके पास यहाँ पर ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे बी पे गए तो पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है, इसमें जो वर्डन होगा इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? पहले इसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं था, ठीक है, इसके पास कोई भी V नहीं था, पोटेंशियल इसके पास क्या था? जीरो के बराबर था, कोई भी पोटेंशियल नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है। और जैसे यहां पर इसके पास लेके आए, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इसी सेम चार्ज के अंदर ही चार्ज को क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया गया, चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया गया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल है VB, ठीक है, पोटेंशियल हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल रहा VA। अब दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? दोनों का जो डिफरेंस आएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA। क्यों? देखो यहां से चल के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ज्यादा वाले को कम से माइनस कर देंगे, तो जहां से निकले जहां पर पहुंचे तो वो हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, और ये इनिशियल। तो फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज किसके बराबर होता है? वर्डन अपॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज स्मॉल क्यू लिखा है, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखेंगे, वर्डन अपॉन क्या हो जाएगा? चार्ज। आई थिंक समझ में आ गया होगा। VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्डन बाई चार्ज हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इसकी हम लोग बात कर लेते, सब चीज SI यूनिट बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वर्डन का हो जाएगा जूल, ठीक है, और चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। या फिर लिख दो JC-1, सही है ना?
जूल पर कूलम, वर्डन का हो गया जूल और चार्ज का हो गया कूलम, तो क्या हो गया जूल पर कूलम हो गया, इसकी एसआई यूनिट हो गया। तो समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। हम इस फॉर्म में इसको चाहो तो लिख सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो, सिंपल वोल्ट बोल दो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट या फिर वोल्ट बोल दो। वोल्ट नहीं मन कर रहा है बोलने का तो वर्क डन बाय चार्ज बोल दो। क्या बोल दो, वर्क डन अपॉन चार्ज बोल दो, मींस जूल पर कूलम बोल दो, ठीक है, क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। अच्छा यहाँ पे बात आती है, आखिर पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाए, तो यहां पर डिवाइस होती है जिसको देखो वोल्ट को मेजर करना है, इसकी जो डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसको जो डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अच्छा वोल्ट मीटर को डिनोट कैसे करते हैं, इसको अलग से कवर करते हैं टॉपिक को, वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को हम लोग, ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करने वाले हैं। तो वोल्ट मीटर हम लोग वोल्टेज को V से लिखते हैं। अभी यहाँ पे समझेंगे कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, क्या क्या पॉइंट वोल्ट मीटर में याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट याद रखना है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, यूज टू मेजर, ठीक है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बोर्ड टर्म 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसकी हम लोग बात करेंगे, जिसको लिखने पर हमको पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और हम लोग, कि इसको हमेशा वोल्टेज को हमेशा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं। कैसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं, पैरेलली कनेक्ट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट, जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, यहां का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। जरा यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं किस तरीके से केस होता है। जैसे मान लो हमारा इस तरीके से है, ये रेजिस्टेंस है, डिवाइस लगी हुई है, यहां से अप्लायंस किया है, तो जो वोल्ट मीटर होगा वो इस तरीके से लगा रहेगा। देखो कैसे लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के कैसे लगा हुआ है, ये पैरेलली कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, इसका सिंबल ये होता है वोल्ट मीटर का। ऐसे बनाओ, यहाँ पे सर्कल लगा, जैसे ये होता है हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर। फॉर्मूला बस याद रखना, VB माइनस VA इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, वर्डन अपॉन चार्ज। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा गया यहाँ पे, मान लो वर्डन पूछा गया, वर्डन क्या होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं फ्रेम करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो वर्डन पूछा गया क्या होगा, अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है, चार्ज ट्रेवल कर रहा है, व्हाट इज द वर्डन इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम अ पॉइंट, ए पॉइंट मूव कर रहा है, मान लेते हैं 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट, कहां से कहां तक चार्ज जा रहा है, 100 वोल्ट से 120 वोल्ट पर जा रहा है, तो वर्डन क्या होगा। और चार्ज कैसा है, चार्ज यहां पर हमारा है 2 कूलम का, कैसा है, 2 कूलम का चार्ज है, वो 100 वोल्ट से, ठीक है, कहां जा रहा है, 120 वोल्ट पर जा रहा है। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मान लेते कुछ इस तरीके से केस रहा होगा, यहाँ पर चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि यहाँ से चार्ज मान लेते यहां से लेकर के यहां तक मूव कर रहा है, यहाँ पर 100 वोल्ट है, यहाँ पर 120 वोल्ट है, पूछा गया वर्डन क्या होगा, और चार्ज हमारा क्यू था, जिसका चार्ज कितना था, 2 कूलम का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्डन पूछा गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लगेगा, VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सिंपल सा है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, वर्डन पूछा गया है, तो वर्डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA मल्टीप्लाई बाय Q हो जाएगा। VB माइनस VA क्या है, VB हमने क्या बताया था, इनिशियल से हम लोग फाइनल पे गए, ठीक है, कम से ज्यादा पे गए, तो ज्यादा माइनस कम कर दो, मीन्स 120 माइनस 100 कर दो, क्या कर दो यहाँ पर 120 माइनस 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज कितना था हमारे पास, 2 कूलम का था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 40 जूल, जूल लिखना मत भूलना, नंबर कट सकते हैं, आधे नंबर यहाँ पर डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए जूल लिखना नहीं भूलना है। 120 में से 100 माइनस करेंगे 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ गया ये 40 जूल, ये क्या हो गया हमारा वर्क डन हो गया। कैसे निकाला हमने यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला, सिंपल ही ये फॉर्मूला यूज करना है,
VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्डन अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो वर्डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्ज दिया हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन में चार्ज पूछ सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं तो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट समझते क्या होगा और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर याद करो, हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट हमने बताया था फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज करंट। तो वही चीज तो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है हमारा फ्लो ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज करंट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं करंट। अब देखो जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा वो, तो उसी के बारे में लोग बात करने वाले। इसका फॉर्मूला आखिर आए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कैसे, आई, तो आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी बोलते हैं, क्यू हमारा क्या होता है चार्ज और टी क्या होता है हमारा टाइम। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो डिफाइन करता है करंट। ठीक है, मान लो कम समय में ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब वहां पे करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज बहुत कम फ्लो कर रहा है, टाइम बहुत ले रहा है उसको, तो वहां पर करंट क्या होगा, करंट कम होगा। ठीक है, इस तरीके से करंट हम लोग समझ सकते हैं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको टाइम कितना लग रहा है पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं करंट। ठीक है, हम लोग अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होगा हमारा एम्पियर। ठीक है, और कोई एसआई यूनिट हो सकता है क्या, हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम टेकन। चार्ज अपॉन टाइम टेकन, चार्ज क्या होता है, कूलम। याद करो थोड़ी देर पहले भी हम लोग ने पढ़ा था, चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड, CS-1 भी बोल सकते हैं हम लोग। एम्पियर बोलो, कूलम पर सेकंड बोलो, CS-1 बोलो, सब कुछ सही है। ठीक है, ये हमारे इसकी एसआई यूनिट है। जो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें एम्पियर को लेकर के, क्वेश्चन में बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं, वहां पर माइक्रो और मिली एम्पियर कर देते हैं, जिसको हम लोग को वैल्यू को लिखना पड़ता है, ओरिजिनल वैल्यू को लिखना भी पड़ता है। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं वहां पे, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, एम्पियर, या फिर ऐसे बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं माइक्रो और यहां पर लगा देते हैं एम्पियर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और या फिर कर देते हैं मिली एम्पियर, दोनों तरीके से पूछा जाता है, मिली एम्पियर। ठीक है, या फिर लगा देते हैं ऐसे MA लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, एक एक की बात कर रहे हैं, एक माइक्रो एम्पियर और एक मिली एम्पियर। तो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना है। चलो करंट के बारे में इतना बहुत हो गया। अब करंट को मेजर किससे किया जाएगा, ठीक है, तो यहां पर देखो एम्पियर होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट एम्पियर। तो यहां पर जो डिवाइस होगा जो इसको मेजर करेगा, बिल्कुल ऐसे वोल्ट के लिए क्या था, याद करो, वोल्ट को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर था, एम्पियर को मेजर करने एम मीटर होगा। कितना आसान होता है फिजिक्स। देखो डिवाइस क्या हो जाएगा इसके पास, एम मीटर, एम मीटर, जो कि करंट को मेजर करेगी। क्या करेगी, करंट को मेजर करेगी, करंट को मेजर करेगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम मीटर। अब देखो वोल्टेज का कंडीशन क्या होगा, वोल्ट मीटर का कंडीशन याद है, वहां पर रेजिस्टेंस हाई होता है और वो पैरेलल में कनेक्ट होगा अलोंग रजिस्टर। यहां पर क्या होगा, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट होगा, ये सीरीज में कनेक्ट होगा। और दूसरी बात क्या है यहां पर, दूसरी बात क्या याद रखनी, एमीटर में लो रेजिस्टेंस होगा। भाई लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट मेजर होगा यहां पर। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो ऑब्स्टिकल होता है उसको बोलते हैं करंट। जब रेजिस्टेंस लो होगा तो ही तो करंट मेजर हो पाएगा अच्छे से, जिससे कम यहां पर करंट बिल्कुल लॉस ना हो। ठीक है, तो क्या हो गया, एमीटर में करंट को हम लोग मेजर करते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया रहता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रहता है। ठीक है, एमीटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो, समझ सकते हो इसे। यहाँ पे मान लो सर्किट है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बने हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां से करंट निकल के जाएगा, एमीटर हो गया पॉजिटिव एंड, यहाँ हो गया नेगेटिव एंड। इस तरीके से ये सीरीज में क्या होता है, करंट किसमें रहता है, सीरीज में, जहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, यहां पर चार्ज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मान लेते हमारे पास घर में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बढ़िया वाला बल्ब लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं यहां पर, ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है 0.25 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना ले रहा है, ये 0.25 एम्पियर। कितनी देर के लिए, ये कितनी देर के लिए ले रहा है, टाइम ले रहा है 20 मिनट। ठीक है,
कितनी देर के लिए लग रहा है, 20 मिनट्स के लिए हमने क्या किया, बल्ब को जला दिया। अब कितना चार्ज होगा, ठीक है, कितना चार्ज वहां पर लगेगा, कितना कूलम में चार्ज होगा ये बताना है। यहां पर आई दिया हुआ है 0.25 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितनी देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए। अब पूछा क्या गया यहाँ पर, चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज कितने टाइम पे फ्लो कर जाएगा, ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, I इक्वल टू क्यू बाई टी ही लगाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्या कर देंगे हम लोग, क्यू इक्वल क्या कर देंगे, क्यू इक्वल हो जाएगा I इंटू टी। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, देखो गलतियां भी देखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग से गलतियां ना हो। यहाँ पर क्या करेंगे, उन देख के खुश हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा मिल गया, क्यू इक्वल आई इंटू टी, आई को टी से उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जरा ध्यान तो दो, यहाँ पर ये मिनट है, यहाँ पर इसको सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने असाइनमेंट निकाला था वहां पर इस सेकंड में था, इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है। किसको किसको आता है मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो हमारा टाइम होगा, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना आ जाएगा, ये 1200, 1200 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1200, ये सेकंड आ गया। करंट कितना था हमारे पास, 0.25 एम्पियर। अगर ये माइक्रो एम्पियर में होता तो यहां पर क्या करते हम लोग, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते। मिली एम्पियर में होता तो क्या करते, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल हो जाएगा I इंटू टी। ये हमारे पास कितना है, I कितना है, करंट कितना है 0.25, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 1200, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग चार्ज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस याद क्या रखना है, जो टाइम पीरियड 20 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सॉल्व कराया था वहां पर असाइनमेंट किसमें लिखा था, असाइनमेंट हमने सेकंड में लिखा हुआ। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सर्किट बनाने को यूज करने के दे दिया जाता है, तो वहां पर रिप्रेजेंट करना रहता है ये कौन सा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके से अगर बना हुआ है, तो ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है निगेटिव टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। अगर नंबर ऑफ सेल को एक साथ हम जोड़ देते, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो अगर नंबर ऑफ सेल एक साथ ऐसे अटैच हो गए तो ये होती है हमारी बैटरी, ठीक है। तो मतलब सेल मिलकर के बैटरी का फॉर्मेशन करती है। ये हमारे क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। वायर को कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल लाइन खींचते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एक वायर बनाओ, दूसरा वायर आके यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अ ज्वाइंट वायर। क्या बोलेंगे, अ ज्वाइंट वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक वायर ऐसे पास और दूसरा वायर इसके ऊपर इस तरीके से पास हो रहा है, मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा है। अब वायर पास विदाउट क्रॉसिंग, मतलब वायर पास हो रहे हैं बिना क्रॉस किए हुए, विदाउट क्रॉस, ठीक है, समझ जाएंगे इसको हम लोग, वायर पास हो रहे बिना क्रॉस किए। ये किसका सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, किसका है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगला कैसा है, इस तरीके से रेजिस्टेंस बना हुआ। यहाँ पर देखो अगर ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पर अगर इस तरीके से बन गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर बोलेंगे इसको हम लोग रियोस्टैट, ठीक है। दोनों ही टर्म बिल्कुल भी सही है। अच्छा कई बार क्या होता है, एक और टर्म इसी बना होता है रियोस्टैट के लिए, तो ये भी कभी कंफ्यूज नहीं हो, अगर कभी ऐसा बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से, और लाइन इस तरीके से अगर पास हो रही तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं एमीटर, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, एमीटर होगा। यहाँ पर देखो प्लस माइनस सिंबल में लगा हुआ है, हम एमीटर पढ़ा के रखे हैं कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर वी क्या होगा, वी फॉर यहाँ पर हो गया वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या हो गया, वोल्ट मीटर। किस लिए यूज करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है और ये हमेशा पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सारे पॉइंट्स हम याद दिलाते चल रहे हैं। जी की बात करें, जी हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर है। किस लिए यूज करते हैं, देखो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि हाँ इतना करंट यहाँ पर आ रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, वो बताएगा हाँ यहाँ पर करंट है, लेकिन वो मेजर नहीं करेगा कितना करंट है, ठीक है। उसको मेजर करने का कौन काम करता है, वो एमीटर का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कैसा सर्किट है, ये हमारी है ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन स्विच बोलते हैं इसको हम लोग, ओपन स्विच बोलते हैं। इसको बोले या फिर इसको बोले, दोनों बात एक है। अगर यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये कैसा हो गया, क्लोज स्विच।
क्या हो गया हमारा, ये क्लोज्ड स्विच हो गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बल्ब का सिंबल है। पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, मॉडर्न फॉर्म में चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो कि हम लोग किसी भी सर्किट अगर बना रहे हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्किट अगर हम बनाते हैं और वहां पे चेक आउट करते हैं किस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को थोड़ा बहुत जोड़ते हैं तो कैसी सर्किट रेडी हो सकती है, ठीक है। सिंपल सर्किट बनाएंगे, वहां पे एमीटर और वोल्टमीटर का यूज करेंगे और एक बैटरी लगा देंगे जिसमें वहां पे स्विच भी रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। तो देखते हैं बना के कैसे बनेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जब भी बनाएंगे तो वहां पर हम लोग मैक्सिमम केस में बैटरी का यूज करेंगे, ठीक है। और एक रजिस्टर भी चाहो तो लगा सकते हैं जो कि करंट को रोकेगा, ठीक है। रजिस्टर का काम ही होता है करंट को रोकना, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर्किट कैसे बनेगी, इस तरीके से बना देते हैं। हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर और यहां से लगा देते हैं कंपोनेंट। मान लो ये हमारा क्या हो गया, बैटरी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स अटैच हो गई, ये होगी हमारी बैटरी। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर कोई अप्लायंस लगा दो या फिर बल्ब ही लगा देते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई अप्लायंस और है, अब बल्ब भी लगा देते, दोनों चीज कर देते हैं। यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। मान लो मुझे मेजर करना हुआ कि कितना करंट जा रहा है, एमीटर के यहाँ नहीं स्टार्टिंग में लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोनों सीरीज में होंगे ना, सीरीज में लगाना चाहे जहां पर लगाएं। ये एमीटर, इधर से करंट आएगा, एमीटर आगे यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब, इस तरीके से बल्ब, ठीक है। और उसको लाकर के यहाँ पर जोड़ दिया। तो मुझे तो वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया जाए। क्यों, क्योंकि हमने बताया था वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं और एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और वोल्ट मीटर को इसके पैरेलली कनेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से है। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज V होगा और यहाँ से करंट एक I निकलता हुआ आएगा। आई यहाँ पे करंट जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वापस करंट आई यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीटर है। ये हो गया हमारा एमीटर है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये क्या है, बल्ब है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बल्ब लगा दिया हो। तो इस तरीके से अगर आप सर्किट बनाते हैं, ये हो गया हमारा कनेक्टिंग वायर। ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वायर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वायर को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग वायर। चाहो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अजॉइंट वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वायर ऐसे गया है, एक वायर ऊपर से गया है वोल्ट मीटर के लिए। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग अजॉइंट वायर, ठीक है। इस तरीके से करंट क्या होगा, मूव करेगा, फर्दर करंट ऐसे जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये वोल्ट मीटर का और ये निगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का अगर सर्किट ना हो तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओम्स लॉ समझते हैं। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट है तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अलोंग, वो पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग या फिर कहें V के अलोंग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या कब होगी ये कंडीशन, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास 12 में भी इससे मुलाकात होगी आप लोग से। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका रिलेशन आता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या आता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो करंट होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब कंडीशन होगी ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब होगा ये, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा उस समय ये केस देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही ये चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट पोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं R। क्या आता है, देखो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आता है R, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस हमने बताया था अभी, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, obstacle in the path of electric current, ठीक है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। एक तरीके से ऑब्स्टिकल है, कहने का मतलब जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर करंट का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो करंट के फ्लो को रोक देगा। यहां से रिलेशन अगर हम निकालते हैं तो हमारा रिलेशन आता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। क्या आता है रिलेशन, V इक्वल्स टू I इंटू आर आता है। चाहो तो यहां से हम लोग अलग कर सकते हैं, I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आर। और यहां से अगर R को अलग करेंगे तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो ये तीन रिलेशन याद रखो, इसी से आया है, एक ही याद रखो बस, V इक्वल्स आई आर। यहां से बन जाएगा अपने आप रिलेशन, I इक्वल्स टू V बाई आर, R इक्वल्स टू V बाई आई, ठीक है। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है।
रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे रिलेशन के बारे में और अच्छे समझ लेते हैं। हमने क्या बोला, I इक्वल्स टू V अपॉन R, मीन्स जो हमारा करंट है वो करंट डायरेक्टली पोस्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। अगर कहने का मतलब अगर हमने करंट को डबल कर दिया, क्या कर दिया, अगर हमने करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। क्या बोला हमने, अगर हमने करंट को डबल कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, V भी डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम कहते हैं इसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है, तो PD भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये हाफ करेंगे, ये हाफ हो जाएगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन बन करके आता है, ठीक है। इसी का रिलेशन आता है रेजिस्टेंस और करंट। तो रेजिस्टेंस और करंट जो होते हैं वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। कैसे इनवर्सली, देखो यहां से देखने को मिल रहा है, ये दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर, तो अगर हम लोग करंट को हाफ कर देते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, रेजिस्टेंस को आधा करेंगे तो जो हमारा करंट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। क्यों, अब जरा इसका रीजन समझते हैं ध्यान से, कि इसे मान लो अगर रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। हमने रेजिस्टेंस को ही आधा कर दिया तो करंट तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि अब करंट रुक नहीं रहा है, वो सीधे फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अब देखो रेजिस्टेंस मतलब हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो करंट उस समय हाफ हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग आपसे बात करें कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं करंट, अगर करंट और वोल्टेज को हम ज्यादा करते हैं तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स रहेगा ना। मान लो सिल्वर उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, कॉपर उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम उसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, वो करंट और पोटेंशियल पर तो वेरिएटी नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, थोड़ा समझते हैं हम लोग अलग से, फिर उसके बाद और डिटेल में भी समझेंगे इसको। वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर किस पे, मटेरियल का, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कब करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किसपे, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। किसपे, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यही रीजन है हमने यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा था, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कब होगा, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब ये केस फॉलो होगा, ठीक है। इसलिए किस पर डिपेंड करता है, ये लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर, नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग क्लियरली समझते हैं। ये चीज समझ में आ गया। यहां याद क्या रखना है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा पॉइंट करंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन होकर समझते हैं। हमने भी इसका सिंबल बताया था, ठीक है। इसका सिंबल कैसा होता है वो पहले देखते हैं, और एसआई यूनिट के बारे में भी बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से बनता है, ऐसे। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं, कैसा होगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका होगा ओम, ठीक है। क्या होगा, ओम होगा। इसको चाहो तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, इस तरीके से करो, गोला करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दो, ओम हो गया। और क्या बोल सकते, देखो आर इक्वल्स हमने बताया था V बाई आई बोल सकते हैं, ठीक है। R इक्वल्स टू V बाई आई, और V क्या होता है हमारा, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी क्या होता है हमारा, ओम के इक्वल होता है। चाहो तो ओम बोलो, ठीक है, वो भी सही है। एसआई यूनिट में मोस्ट कॉमन ओम ही यूज किया जाता है। अगर नहीं बोलना ओम तो हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, VA-1, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, V का हो गया वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस करता क्या है, ऑब्स्टिकल होता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी में आता हमारा VI ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ भी समझ लेते इस समय। ग्राफ पे अब हम लोग आ चुके हैं, VI ग्राफ। तो V हमने क्या कहा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर कहें I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो VI का ग्राफ जो बनता है वो क्या देगा, VI का ग्राफ रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इस तरीके से बनता है। ये स्लोप जो होता है ये किसको शो करता है, रेजिस्टेंस को शो करता है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ये क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस। कब, क्या कंडीशन होती है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका ग्राफ भी याद रखना है, रेजिस्टेंस ग्राफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं R, जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ पे। अब हम लोग रेजिस्टेंस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है।
और वोल्टेज वहां पे सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कह रहा है करंट क्या होगा, आई पूछा गया क्या होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू आर कर देंगे। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, ठीक है। V हमारा कितना दिया गया 220 हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो गया 20, 0 से 0 गया, यहां से कट के कितना आ गया, ये 11 आ गया। 11 क्या आ जाएगा, एम्पियर। मतलब इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। खैर हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टर वो होता है जो कंडक्टिविटी करता है, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर करंट पास होता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, उसमें वो फ्री फॉर्म में नहीं होते, इसलिए वो कंडक्शन नहीं करते हैं। तो इनका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्म अलग अलग होगा, किसी के लिए ज्यादा होगा किसी के लिए कम होगा, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर कंडक्टर की, ठीक है, तो कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, आर की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। आर की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बहुत ही लो होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर पाएगा। अभी हमने क्या बताया था, करंट का रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, करंट का और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से करंट फ्लो करेगा, और कंडक्टर में करंट बहुत अच्छा फ्लो करता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, माइनस में भी होती है, ठीक है, ऐसी होती है, माइनस में होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें, माइनस में बहुत लो होगी, इतना समझना, क्योंकि रेजिस्टिविटी हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे किस तरीके से ये माइनस में होती है, और रेजिस्टेंस कहेंगे तो बहुत ही कम होगा, ये लिखना है, ठीक है। हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा। क्यों, देखो जब रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा तो करंट क्या होगा, वो तो फ्लो ही नहीं करेगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दो तो करंट तो फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही होता है करंट को रोकना। तो रेजिस्टेंस जब हम लोग बढ़ा देंगे यहाँ पर तो करंट क्या हो जाएगा, वो बहुत डिक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर, दोनों में वेरिएशन होता है। एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो टर्म आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो याद रखना है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया हमने, V इक्वल टू आई आर का यूज करके। और कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर अब रेजिस्टिविटी का इंट्रोडक्शन होने वाला है। किसका, रेजिस्टिविटी का, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां से न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर इक्वल टू वी बाई आई, क्या आपने अभी बताया भी था साइड में लिख करके कौन कौन से फैक्टर थे, वही फैक्टर हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे। पहला फैक्टर हमारा कौन सा था, लेंथ का था, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस भी कर लेते हैं। लेंथ है, एरिया है, नेचर ऑफ द मटेरियल है, और टेम्परेचर है, ठीक है। सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ की, ठीक है। एक एक करके डिस्कस भी करते चलेंगे जिससे हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब जितना ही लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मींस अगर हमारा लेंथ बढ़ जाएगा वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा वहां पर। इसलिए याद रखना, छोटा वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, करंट और अच्छे से वहां पर फ्लो करेगा, ठीक है। तो क्या बोला हमने अभी, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, अगर हम लोग वायर की लेंथ को बढ़ा देंगे, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा फैक्टर हमारा लेंथ एरिया को लेकर के है। क्या है हमारे पास, एरिया को लेकर के फैक्टर है। एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा, इनवर्स रिलेशन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। एरिया को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब एरिया बढ़ाने या कम करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम सर्कुलर वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, मींस, ठीक है। अगर हमारा जो वायर है अगर बहुत मोटा हुआ, ठीक है, मतलब एरिया ज्यादा हुआ उसका, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। एरिया अगर ज्यादा हुआ, वायर अगर हमारा मोटा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वायर हमारा बहुत पतला है, ठीक है, एरिया उसका कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो छोटा तार मोटा तार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ कम होगी और थिकनेस ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना है। थर्ड होता है हमारा नेचर ऑफ द मटीरियल। थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटीरियल।
मतलब कि जो हम लोग ले रहे रेजिस्टेंस वो किसका है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है इसकी बात करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। फर्दर डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना भी है अभी। तो टेम्परेचर की बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, अगर हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। मींस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। किसके लिए, फॉर द मेटल्स, मेटल की बात करें ना हम लोग यहाँ पर, मेटल्स के साथ ये फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन सा फैक्टर हो गया, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। आप सभी फैक्टर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। सभी फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो यहां पर रेजिस्टिविटी का टर्म आता है, ठीक है। कंबाइन कर दो, सबको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन करने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक साथ एक तरफ कर दो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमने अभी बताया था, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसको रिमूव करने पर एक कांस्टेंट टर्म आता है। इसके पहले देखो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो यहाँ पे r आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आता है रो, क्या आता है, रो, जिसको हम बुलाते हैं, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर अलग से रेजिस्टिविटी आता है तो आप लोग को इस तरीके से चाहो तो डेरिवेशन में कर सकते हो, इस तरीके से लिखना है, फिर इस तरीके से लिखना है, दोनों को कंबाइन कर देना है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए कर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे फॉर्मूला क्या बन के आएगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस फॉर्मूला रो के फॉर्म में, तो अगर हम लोग रो को अलग कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। क्या हो गया, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। अच्छा, यहां से एक पॉइंट दिमाग में आ ही रहा होगा कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन सब में से एरिया पे नहीं डिपेंड करता, ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है। हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी। कॉपर की कुछ और रेजिस्टिविटी है, ठीक है, नाइक्रोम वायर कुछ और रेजिस्टिविटी है, सिल्वर वायर कुछ और रेजिस्टिविटी है, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, बॉडी का रेजिस्टेंस भी, मटेरियल का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट वहां पर फ्लो क्या होगा, करंट फ्लो कम हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर बॉडी का या मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा इसका मतलब, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहो तो लिख सकते हैं इस तरीके से, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर, ओम मीटर। क्या हो गया, ये ओम मीटर हो गया। एसआई यूनिट किसकी हो गई, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, जो भी करने वाले हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर की, ठीक है, हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो कंडक्टर की बात करें तो जो भी मेटल्स होंगे, कंडक्टर बोले या फिर हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स की, बेसिकली मेटल्स की, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो इसकी वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। जो रो की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, निगेटिव होती है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की रेजिस्टिविटी माइनस में होती है, पावर वो भी रहती है, पावर जो होती है वो माइनस में रहती है, ठीक है। मतलब रेजिस्टिविटी काफी कम होती है, तभी इसमें करंट फ्लो हो पाता है, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए क्या होती है, वो ज्यादा होती है, पॉजिटिव में होती है। और सेमीकंडक्टर्स की नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में होती है, मतलब इन दोनों के बीच में एक रेंज में इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो पाई जाती है। आप लोगों ने नाइक्रोम वायर का तो सुना होगा नाम, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो वो करंट को हीट में डेवलप कर देता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हीटर देखा होगा, प्रेस देखा होगा, उसमें जब करंट पास कराते हैं, हम लोग प्लग लगाते हैं और करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि जो वायर होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी जब बहुत ज्यादा होगी तो जो करंट आ रहा है उसको वो हीट में डेवलप कर देता है, ठीक है। यही रीजन है वहां पर जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई होती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वहां पर करंट कम हो जाता है, करंट कम होने से वो हीट में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ओम मीटर होता है, और मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है नेगेटिव होती है, और इंसुलेटर की बात करें हम लोग
कंडक्टर की बात करें तो निगेटिव में होती है और इंसुलेटर के लिए कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है। सेमीकंडक्टर की निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होती है रेजिस्टिविटी। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ऑब्स्टिकल बनता है इलेक्ट्रिक करंट की पाथ पे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कंबाइन कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीका होता है, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। दोनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से दोनों में वेरिएशन होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन हमने क्या होगा, दो टाइप्स का हो सकता है, एक होता है सीरीज, एक हो सकता है पैरेलल में। कैसा हो सकता है, सीरीज में होगा या तो पैरेलल में कनेक्शन होगा। कैसा होगा, सीरीज में होगा या तो पैरेलल में कनेक्शन होगा। देखो सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन। एक रजिस्टर लगा है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, ये लगा हुआ है, इसके बगल हमने क्या लगा दिया, दूसरे का। देखो इसका इनिशियल ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल ये फाइनल पॉइंट है रजिस्टर का, ठीक है। एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, इस तरीके से दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्शन हुआ, अगला फिर रेजिस्टेंस यहां पर ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कनेक्शन हो उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन, ठीक है। कैसा होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, ऐसा यहां पे हम बोल सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। बाकी डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, एंड टू एंड कनेक्शन अगर हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ठीक है, सीरीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एक हम डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से कुछ कह रहे हैं हम, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे देखने को मिल रहा है, मतलब ये सीरीज है। तो रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, R1 दे दो, इसका नाम दे देते हैं R2 और इसका नाम दे देते हैं R3, ठीक है। पहले इसका डेरिवेशन चेक करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीरीज की बात करें हम लोग, थोड़ा सा पहले इसमें पॉइंट समझ लेते हैं। तो सीरीज के केस में क्या होता है, जो हमारा करंट होता है, हर एक रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बहुत ज्यादा काम देने वाला है। सीरीज के केस में हर एक रजिस्टर के अलोंग, हर एक रजिस्टर या कहें रेजिस्टेंस के अलोंग जो करंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। जो करंट होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब कि अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। किसकी अगर हम लोग बात करें, सीरीज कनेक्शन की बात करें, तो हमने क्या बोला है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। R1 R2 और R3 इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। जो करंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है हर एक रजिस्टर के अलोंग। और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर का। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बोलते हैं ओवरऑल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं V, इसके पास पोटेंशियल मान लेते हैं, इसके पास V1 है, इसके पास V2 है, इसके पास V3 है। और जो करंट होगा इसके पास क्या होगा, I, इसके पास भी I करंट होगा, इसके पास भी I होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, करंट I, जो करंट है वो कैसा है, वो सेम है, ठीक है। हर एक रजिस्टर के अलोंग करंट सेम है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़ रखे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R, ये पढ़ रखे हम लोग, तो यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये V टोटल पूरी सर्किट का है। इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 हो जाएगा। यहां से चाहो तो हम लोग I को कॉमन ले सकते हैं। I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा हो जाएगा। I से I कैंसिल आउट, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, समझो, ठीक है। ध्यान समझना इस चीज को। R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो इस तरीके से, ठीक है, एक के बाद एक लगे हुए थे, उसका क्या हो जाएगा, उसका सम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है किसका फॉर्मूला, सीरीज में। मान लो ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए तो सिंपल है, और ऐड करने तो आता है ना, बस तब क्या दिक्कत है, सबको जोड़ते चले जाओ। R3 हो गया, मतलब सम करते हुए Rn तक पहुंच जाओ, जितने भी रजिस्टर लगे होंगे, ठीक है। ये हो गया R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, अगर सीरीज में कनेक्शन है तो सीरीज हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, सीरीज के केस में करंट जो होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इंटू आर, कहां से लगाया हमने, V इक्वल्स टू I इंटू आर से लगाया। I कॉमन था, I से I कट गया, तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज का। अभी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो पैरेलल भी कर लेते हैं यहीं पे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं,
आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने होंगे सबका ऐसे सम करते हुए चले जाना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये हमारा रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, इस तरीके से अगर रहेगा और इनका इनका जो करंट होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा, सर्किट ऐसे जुड़े होंगे यहाँ पर, ये आपस में जुड़े होंगे। ऐसा अगर कभी देखने को मिलता है पैरेलली, तो वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। चलो बना करके दिखा देते हैं कैसे होगा। इस तरीके से यहां पर डायग्राम देख लो, ये हो गया। देखो रेजिस्टेंस R1, ये R2, दो ही रेजिस्टेंस लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वोल्टेज बैटरी के अलावा कनेक्ट है। ठीक है, बैटरी जिसका वोल्टेज V है, ऐसे कनेक्ट है यहाँ पर, इसका वोल्टेज V है, ये प्लस है हमारा, ये माइनस है, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ होगा ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर देखो यहां से पॉजिटिव से करंट निकलेगा I, ऊपर की तरफ जाएगा I, इस तरीके से यहां पर जाएगा I। ठीक है, यहां पर क्या चला जाएगा I1 और यहां पर क्या जाएगा I2 जाएगा। दोनों में करंट क्या होगा, इन केस ऑफ पैरेलल अलग अलग जाएगा। इसके पास जाएगा I1, इसके पास क्या जाएगा करंट I2, फिर वापस इससे क्या होगा, I1 गया तो I1 आ जाएगा वापस, इससे I2, फिर मिलकर के I करंट वापस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कुछ समझ में आया। यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां पर भी V होगा, यहां पर भी पोटेंशियल V होगा, तो मतलब जस्ट इसका उल्टा, यहां पर करंट सेम था तो यहां पर करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, करंट कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख दे रहे, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। पीडी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता है, किसके केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब जरा समझते हैं, यहां पर अगर हम करंट की बात करें, I टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि हमने दो लिया है, यहां से I आया था, कहां गया, ऊपर I1 गया और नीचे की तरफ I2 गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, V बाई R, क्या हो जाएगा, V बाई R। तो यहाँ पे I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, V बाई R इक्विवेलेंट, और I1 की जगह क्या लिखेंगे, V बाई R1, यहाँ पे V बाई R2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से चाहो तो कॉमन ले लो, V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा, V कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, V से V कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से फॉर्मूला बन के आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो फॉर्मूला कितना आसानी से बन के आ गया। यहां पर क्या था, सबको सम करना था, यहां पर क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल आ गया। क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल आ गया, जस्ट इसका उल्टा आ गया। ठीक है, एक दो ट्रिक भी यहां पे हम बता देते हैं किस तरीके से वर्क करेगा ये, जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जरा यहां पर समझते हैं, ये तो समझ में आ गया अच्छे से। सीरीज में पैरेलल में एक दो तरीका और बताते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मान लेते हैं यहां पर इन केस ऑफ पैरेलल हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी तरीके से हमने यहां पर रेजिस्टेंस लिखा R1 या R2। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया है हमारा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, क्या आ गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगेंगे, फिर वही दिमाग लगा देना है। ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, मीन सबको ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर जैसे यहाँ पे केस जैसे अगर दो रजिस्टर, ठीक है, दो रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट है वहां पर, तो एक बहुत सॉलिड सा फॉर्मूला लिख लो, वो उससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहो तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखना चाहे तो कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि यहां पर क्या करोगे आप लोग, यहां पर इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो दो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा केस मिलता है। ठीक है, तो वहां पर डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, तुरंत हमारा क्या आएगा, निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग इसी में सीखते हैं किस तरीके से अगर सीरीज में आ गया और पैरेलल में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो वो भी अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीरीज के लिए सीखेंगे, फिर पैरेलल के लिए, और फिर उसके बाद एक और तरीका रहेगा जिसमें दोनों को कंबाइन करके सीखेंगे। ठीक है, कंबाइन करके सीखेंगे, सीरीज और पैरेलल अगर एक साथ है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मान लो सर्किट बनी हुई है, यहाँ पे हमारा ए है। ठीक है, ए टर्मिनल हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ इस तरीके से। एक ही क्वेश्चन चाहिए सीरीज के लिए, ज्यादा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये है 2 ओम का, 2 ओम का, ये भी 2 ओम का है, ये हमारा है 3 ओम का।
तो अगर पूछते हैं आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो देखने में ही लग रहा है सब सीरीज में, मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए, मतलब सब सीरीज का कनेक्शन है। सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस 4 है ना, R3 प्लस R4, ठीक है। तो ऐड कर दो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 ओम। कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर, ए से बी टर्मिनल के अलोंग रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पैरेलल का भी, ठीक है। पहले के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो इस तरीके से कोई केस है, यहां पर एक टर्मिनल पॉइंट ए है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये पॉइंट बी है, ये मान लेते हैं हमारा 6 ओम का है और ये हमारा है 3 ओम का। अगर अब हम कहते हैं आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे बोले आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो या तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका जो बताया था कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल लगा तो वो लगाओ, या तो फिर जैसे हमने सिखाया तो वैसे करो। मान लो एक बार ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके देखते हैं। देखना दोनों से आंसर सही आएगा, बस इसमें समय ज्यादा लगेगा और जो हमने फॉर्मूला बताया था शॉर्ट ट्रिक उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर नीचे की तरफ हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ गया 3/6 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो गया 3/6, करके कितना हो गया 1/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ गया 2 के बराबर आ गया। देखो कितना समय लगेगा इसको करने में, लेकिन आंसर कितना आएगा 2 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा 2 ओम। अब देखो जो हमने बताया था उस मेथड से सॉल्व करते हैं, वो क्या बताया था, R इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस मेथड से यूज करते हैं अगर हम लोग, क्या करेंगे 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, 9 2 जा 18, आंसर आ गया। देखो कितना आ गया आंसर 2 ओम आ गया। यहां से भी करने पर 2 ओम आ रहा था, यहां से भी 2 ओम आ रहा, ठीक है। हमने चेक करने के लिए वैसे दिखा दिया कि चाहे तो इससे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे आगे कि किस तरीके से अगर सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइंड फॉर्म में हुए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, करंट सॉल्व करना, वोल्टेज सॉल्व करना, वो भी सीखेंगे। हाँ ठीक है, टॉपिक रहने देते कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते, मान लो ऐसा कोई केस बन गया हमको, जितना अच्छे से बॉर्डर बना सकते बना दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसका सॉल्व होगा। ये ऐसे कनेक्ट है, मान लेते हैं एक टर्मिनल यहाँ पर ए ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग बी, ठीक है। अब यहाँ पे दे लो, मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया हमारा 5 ओम, ये हो गया 6 ओम और ये हो गया 4 ओम, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब क्या करना क्या है, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, देखो इस तरीके से है ना, जैसे हमने बताया था ऐसे आपस में इंड टू इंड कनेक्शन, ऐसे इंड टू इंड कनेक्शन है आपस में। अगर इंड टू इंड कनेक्शन है तो क्या होगा, सीरीज होगा, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे। तो सिंपल है, यही सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कितना आ गया 7 ओम, ये कितना आएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 10 ओम हो गया इतना, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। जैसे इनको हम पैरेलल सॉल्व करेंगे ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आर इक्विवेलेंट का, 10 इंटू 7 अपॉन ये कर देना 10 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, ये 70/7 हो जाएगा। कितना आ गया 70/7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 7 10 सॉरी 17 आएगा ना यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर 17 आ गया, तो कितना आ गया, ये 7/70 आ गया। कितना आ गया 7/70 आ गया। अब इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पर करना है क्या, इसके साथ ही सीरीज में हो जाएगा। इसको चाहो तो हम ऐसे अब लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितना आ गया 70/70, ठीक है, 70/17 आ गया। दोनों को ऐड कर दो तो वहां हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 70/17 हो गया। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना होगा, ठीक है। तो चाहे तो इसको सॉल्व कर लो या फिर हम यहाँ पे छोड़ दे, इसको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलो सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। तो 17 3 से कितना होता है 51 होता है, यहाँ पर रख दो
51 और प्लस 70 अपॉन कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 121 अपॉन कितना हो गया 17, ऐड करने पर ही आएगा, ठीक है। 121 अपॉन 17 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, जो कि आएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 121/17 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो और सॉल्व करके उसको डेसिमल में भी ला सकते हैं, इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। ध्यान समझेंगे इसको हम लोग होता क्या है, आखिर इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ कि कितना वर्क डन किया जा रहा है और उसको वर्क डन करने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। मान लो कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं, पहले सिंपल हम लोग पावर के बारे में समझते क्या होता है। कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी ए है, ठीक है, और एक आदमी बी है, दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसने वर्क किया 60 जूल का, इसने भी 60 जूल का वर्क किया। इसने कम समय में वही काम किया, इसने समय रिजल्ट वाला जो है इसने समय ज्यादा लगा दिया, ठीक है, काम करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, इसने जब देखो इसमें कम समय लिया, इसने ज्यादा समय लिया, इसने कम समय लिया, इसका मतलब इसका पावर ज्यादा है, ठीक है। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे इसका पावर ज्यादा है, वो भी समझेंगे और पावर की डिफिनेशन भी समझेंगे। तो पावर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उस वर्क को होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। चाहो तो ऐसे बोल दो JS-1, और क्या बोल सकते हैं, या फिर बोलना चाहो तो उसको हम लोग वॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर की जो SI यूनिट होती है वॉट बोलो या फिर जूल पर सेकंड बोलो, ठीक है। दोनों ही इसकी SI यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी हमने क्या बोला था, पावर इक्वल क्या हमने बोला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हमने क्या किया, दोनों ही 60 जूल का काम कर रहे थे, कितना जूल का 60 जूल का वर्क कर रहे थे। एक मार्कर हमारा ए था और दूसरा वाला था बी, ठीक है, ये भी 60 जूल का वर्क कर रहा था। इसको टाइम क्या लग रहा था, इसको टाइम कम लग रहा था, इसको टाइम क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, ठीक है। अब देखो इसको टाइम अगर कम लग रहा था, इसका पावर क्या है, इसका पावर ज्यादा हो गया, क्योंकि पावर और टाइम का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि वर्डन दोनों का क्या है, फिक्स है। अब देखो इसने क्या लिया, इसने जो है टाइम ज्यादा लिया, अगर टाइम को बढ़ा दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ए की जो पावर है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पावर को समझ सकते हैं, पावर कैसे वर्क करता है। कई बार क्वेश्चन से पूछते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क, या फिर कहते हैं कि 1 पावर किसके इक्वल होगा, ठीक है, 1 वॉट किसके इक्वल होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मान लो पूछे 1 वॉट किसके इक्वल होगा, क्या बताएंगे, 1 जूल ऑफ वर्क करने में 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे 1 वॉट, ठीक है। तो 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 वॉट अगर बोला गया है, ठीक है, पावर बोला 1 वॉट, मतलब क्या हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। 1 जूल पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं 1 वॉट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वॉट जो है वो असल में थोड़ी बड़ी यूनिट होती है जो हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको हमेशा किलो वॉट में हम लिखते हैं। कैसे इसको लिखा जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं किलो वॉट, मीन्स KW में लिखते हैं। 1 किलो वॉट कहने का मतलब कितना हुआ, किलो कितना होता है 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1000 वॉट के बराबर हो जाएगा। चलो ये सब तो बहुत बेसिक चीज हो गई, फॉर्मुलास हो गया। अब देखो क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है ना, पूछते उसमें पावर का अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मुलेस होते हैं जो हम लोग पावर के फॉर्मूले से वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से निकाल सकते हैं, ठीक है। असल में अच्छा इसको इसलिए पढ़ाया जाता है ना, जैसे मान लो तुम लोग को क्या होता है, तुम लोग को ये फॉर्मूला पता होता है ना, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला पता है। मान लो वहां पर v दे दिया जाए और i दे दिया जाए, तो क्या करोगे, v और r से पावर निकालना हुआ तो क्या करोगे। इस केस में, इस चीज में ऐसा अगर कोई केस पड़ता है, उस केस में हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम पहला फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, क्या इसका कोई और तरीका है लिखने का वर्क डन का। अगर याद करो थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था कुछ मिनटों पहले कि हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में जो कंप्लीट किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट किया था। V इक्वल्स क्या पढ़ा था, याद भी होगा आप लोग को, V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, ये होता फॉर्मूला V इक्वल्स टू W/Q। शॉर्ट वन में इसको हम लोग ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो V इक्वल्स टू W/Q हो गया, तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस चीज को, तो हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं V इंटू Q अपॉन T। V पता नहीं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और Q क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है।
अब करना क्या है, इसको उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, Q बाई टी आ रहा है। तो आप लोग को ये भी पता होगा, करंट मैंने पढ़ाया था, I इक्वल क्या होता है, Q बाई टी के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे I इक्वल टू Q बाई टी की जगह हम लोग I लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, V इंटू आई। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन के आया, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये हो गया हमारा पावर का पहला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से और हम लोग डिराइव करेंगे। पावर इक्वल्स क्या है, V इंटू आई, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। जरा यहाँ पर V की जगह I इंटू आर रख दो, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई करते इसको अलग से कर देते, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए। आई इंटू आर इंटू आई लिख दे, यही हुआ ना, क्योंकि V की जगह हमने क्या लिख दिया, आई इंटू आर, आई इंटू आर इंटू आई हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बन करके आता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर बन जाता है, ठीक है। ये हमारा पावर का दूसरा फॉर्मूला है। चलो अब तीसरे फॉर्मूले की तलाश में हम लोग हैं, ठीक है। यहां से हमने निकाल लिया, अब इसी का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। जो बन के आ रहा है उसे हम लोग यूज कर रहे हैं। P इक्वल्स क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर आर। तो हम लोग यहां से चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या कर देंगे, V बाई आर का लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि I का स्क्वायर है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर हमने रखा है यहाँ पर हो जाएगा R। तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक है। तो यहां से R R कैंसिल आउट हो जाएगा, एक R नीचे एक R बच जाएगा। तो पावर का नया फॉर्मूला क्या बन के आता है, V स्क्वायर बाई R। तीन फॉर्मूले बन के आगे, कौन कौन सा फॉर्मूला बना है, यहां से हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। एक फॉर्मूला बन के आगे हमारा P इक्वल्स टू W बाई टी, तो सबको याद रहता है, ठीक है। जो अलग से हमारा पहला फॉर्मूला बन के आया था, V इंटू आई, मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है और करंट दिया गया है और पूछा गया पावर क्या होगा, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा पावर निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर कैसे निकलेगा, करंट का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हो तो V स्क्वायर बाई आर कर देंगे, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला फिर से रिवाइज करते हैं, इसलिए हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जिससे हम लोग वो चीजें याद हो जाए, ठीक है, बार बार पढ़ना ना पड़े। क्या होगा फॉर्मूला, देखो P इक्वल्स टू हमने पढ़ा W बाई टी वर्डन अपॉन टाइम टेकन, फिर आ गया P इक्वल्स टू V इंटू आई आ गया, देन क्या आ गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एंड देन उसके बाद क्या आ गया V स्क्वायर बाई आर आ गया, ठीक है। ये हो गया इसके फॉर्मूले। चाहे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हो, P इक्वल्स क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, जो मेन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है जिससे ये तीनों फॉर्मूले डिराइव होकर के आए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब इसी में एक चीज और पूछा आता है, क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट और अपना बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पूछी जाती है, क्या होती है, किसी भी अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी समझेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, देखो आज के बाद कभी भी अगर एनर्जी का वर्ड सुनना, एनर्जी का मतलब सिंपल होता है वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। एनर्जी और वर्क डन दोनों एक ही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। अब ये बात याद रखना है। तो आप हमने फॉर्मूला भी क्या बताया था पावर का, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क डन इक्वल्स क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम टेकन। और हमने अभी क्या बताया था, जो वर्क डन होता है वही हमारी क्या होती है, वही सेम हमारी एनर्जी होती है। नहीं विश्वास हो रहा है तो दोनों का चाहे तो हम लोग यहाँ पर एसआई यूनिट निकाल चेक कर लो, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। वर्क डन एनर्जी का दोनों का ही जूल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर P इंटू टी लिखा गया, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू टी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू टी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो जो हम लोग का पावर का फॉर्मूला बन के आया है अभी, ठीक है, पावर का क्या क्या फॉर्मूला बन के आया है, अभी एक सेम चीज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। तो चाहो तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, V आई टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर रख दो उठा के, आई स्क्वायर आर टी, और क्या हो जाएगा V स्क्वायर
टी बाई आर, ये अलग अलग तीन फॉर्मूले उठा करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, करने की जरूरत नहीं डेरिवेशन कोई भी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पावर की जो फॉर्मूला है, यहाँ से डब्ल्यू बाई टी से हमने अलग अलग फॉर्म निकाल लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, किलोवाट आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, किलोवाट आर लिखते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हम लोग घरों में मेजर किया था, जिसको हम बोलते हैं ना 1 यूनिट खत्म हो गया, 2 यूनिट खत्म हो गया, ठीक है, दिन भर में 7-8 यूनिट खत्म हो जाती है, ठीक है। वो कैसे खत्म होती है, वो किलोवाट आर के फॉर्म में होती है। 1 किलोवाट आर 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर हमने कहा 1 किलोवाट आर खत्म हो गया, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। अगर हमने कहा 1 किलोवाट आर हमने यूज कर लिया, तो मतलब तुमने कितनी एनर्जी यूज कर ली, आखिर तुमने कितनी एनर्जी यूज कर ली, 1 किलोवाट। कहते नहीं है 1 यूनिट खत्म हो गया, ठीक है, 1 यूनिट खत्म हो गया। 1 यूनिट खत्म होने का मतलब क्या हुआ कि तुमने 1 किलोवाट आर एनर्जी यूज कर ली। आखिर 1 किलोवाट आर में कितनी एनर्जी होगी उसको हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो किलोवाट आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोवाट आर मतलब किलोवाट को हम लोग 1000 वाट लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने सीखा है अभी कि जो टाइम होता है उसको सेकंड में लिखते हैं। तो आर को सेकंड में कैसे लिखेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 1 2 3 जीरो यहां से उठा लो और 2 जीरो यहां से आ गए, 2 जीरो यहां से, चाहे ऐसे लिख दो या फिर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एक 6 हो जाएगा इंटू 6 जूल। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कितना हो गया 3.6 इंटू 10.6 जूल, या फिर 36 5 जूल लगा 36 लाख लिख सकते हो। इतना जूल खत्म हो गया। कब खत्म हो गया, जब हमने बोला 1 यूनिट खत्म हो गया, या फिर बोल रहे हैं 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, इतना जूल होता है। यहाँ पर नोट कर लेना साइड में पॉइंट, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि 1 किलोवाट आर में कितना जूल होता है। कन्वर्जन में भी हेल्प करता है ये। 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अब आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक पावर पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। देखो क्वेश्चन आसान सा है, बस थोड़ा समझना है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेट कर रहा है, कितना रेटेड है 220 वोल्ट है और 100 वॉट है। When it operate on 110 वोल्ट, अगर इसको हम ऑपरेट करते हैं 110 वोल्ट के साथ, ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो बल्ब का कुछ रेट और है, ठीक है। अब देखो बल्ब का क्या रेट है 220 वोल्ट 100 वॉट। अब इसको क्या मिल रहा है, इतना मिल रहा है 110 वोल्ट मिल रहा है। तो वहां पर पूछा गया कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। कैपेसिटी इतनी, लेकिन मिल कितना रहा 110 वोल्ट। तो पूछा क्या गया, पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितना कंज्यूम होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले एक तरीका क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमने पढ़ाते हुए बताया था रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस किसी भी अप्लायंस को तो फिक्स रहेगा ना, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद इस वोल्टेज पर हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, पावर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखते कैसे सॉल्व होगा सोल्यूशन। तो यहां पर क्या है, पहली बात तो देखो V दिया गया 220 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया गया 220 वोल्ट, और पावर कितना दिया गया 100 वॉट का है। बल्ब कितनी वॉट का है 100 वॉट का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं लोग, पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके कौन सा पावर का फॉर्मूला आता है, V और R का यूज करके पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। V और R का यूज करके कौन सा फॉर्मूला बनेगा, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। याद आ गया, यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर हमने कराया था 3 फॉर्मूले, यहाँ पे इसका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 है, R निकालना है। R इक्वल्स क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा, ठीक है। V हमारा कितना है 220, तो 220 को 2 बार कर दो या स्क्वायर कर दो, ठीक है, 2 बार कर लेते हैं। अपॉन पावर कितना हमारे पास 100 है, ठीक है, 100 हो गया यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 उड़ गया यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा 22 इंटू 22, सॉल्व कर लो कितना आएगा 22 इंटू 22 हो गया 44, यहाँ हो गया 44, 484 आएगा, ठीक है। कितना सॉल्व करने पर आएगा 484 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ गया, हमारा पावर आ गया। ये किसमें आएगा, वॉट में आएगा। इतना हमारे पास पावर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सॉरी ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये ओम आ गया, ओम में आएगा ना। हम लोग तो रेजिस्टेंस सॉल्व करते, पावर तो दिया गया था R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P किया था हमने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया 484 ओम। अगर इसको हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, V दे रहे हैं 110 वोल्ट, तो मतलब हमारा V क्या आ गया दूसरे पार्ट, ठीक है। सेकंड केस में आते हैं,
V हमारा हो गया 110 वोल्ट। तो पूछेगा पावर कंज्यूम कितना होगा, मींस P कितना होगा। अब देखो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो पता चल गया, कितना आ गया 484, मींस R इक्वल्स कितना हो गया 484 ओम हो गया। अब तो निकल ही जाएगा। पावर इक्वल्स फिर सेम फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R। देखो एक बार हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जब मुझे रेजिस्टेंस मिल गया हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं पावर फाइंड आउट करने के लिए। तो V का स्क्वायर कर दो, वही सेम कंडीशन फिर से चलेगी। V हमारे पास इसमें दूसरा कुछ है 110 है, ठीक है। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 हो गया अपॉन कितना आ जाएगा नीचे रेजिस्टेंस R कितना आ गया 484, ठीक है। तो 110 इंटू 110 तो मान लेते हैं 11 इंटू 11 करते हैं तो 121 होता है, ठीक है। तो आप लिखते 121, यहाँ जीरो लगा देते हैं अपॉन 484, ठीक है। 2 से गया 4 2 से 8 4 3 से 60 हो गया, यहाँ पर अट गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 2 हो गया, ठीक है। 25 आ जाएगा, देखो डायरेक्टली कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 24 सॉल्व कर लेना, ये 24 के ये 25 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 25 वॉट। तो पावर इक्वल टू में आप क्या लिख देंगे 25 वॉट लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक बल्ब था हमारे पास, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था, पहले हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर वही सेम फॉर्मूला यूज करके पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R यूज करके हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया और वो पावर कितना आ गया हमारे पास 25 वॉट। अगर कोई जूल में पूछता तो उसको जूल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। दोनों फॉर्म में जानते रहो, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस, जब कभी भी अगर हम लोग करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है नाइक्रोम वायर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। the resistance wire becomes very hot and produce heat। जो रेजिस्टेंस वायर होगा वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हीट होने से क्या होगा लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने, जैसे वहां पे करंट पास कराया हमने, जैसे मान लो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है या फिर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें अगर करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने पे क्या होगा ये हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो क्या लिखा गया है वो बहुत ही हॉट हो जाएगा, और हॉट होने के कारण क्या होगा वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस वायर है वहां पर अगर हम लोग करंट पास कराएंगे, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो किसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बहुत हॉट हो जाएगा, हॉट होने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सबसे बेस्ट दिमाग में अगर कोई बात आएगी तो यहाँ पे एप्लीकेशन में लिख सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, या फिर आयरन, ठीक है, आयरन लिख सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक हीटर लिख सकते हो। ये सब किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर वायर होता है वो बेसिकली नाइक्रोम वायर होता है या फिर और कोई वायर भी हम लोग यूज करते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी या फिर क्या रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है जो भी करंट वहां से पास होता है वो रेड हॉट की तरह वर्क करने मतलब बहुत ही ज्यादा वो हीट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे याद क्या रखना, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो हमने याद करो, अगर थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था ओवरडन का, क्या आया था हमारा W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, याद है ये फॉर्मूला, और आई स्क्वायर आर हमने लिखवाया था पावर के लिए अलग से फॉर्मूला, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी यही होता है हमारा हीट का फॉर्मूला, क्या होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट का ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वायर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो हीट है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हीट जो है वो टाइम के भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं फिर वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस मान लेते हैं लगा हुआ है, यहां से करंट आई पास हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो जरा ध्यान समझना, हमने क्या बोला जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एच का जो रिलेशन है वो आई के साथ डायरेक्ट स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब कि जितना तुम करंट यहाँ पे पास कराओगे उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी किसके अंदर, इस नाइक्रोम वायर या फिर रेजिस्टेंस के अंदर। और इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों, क्योंकि करंट तो उतनी जल्दी से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही करंट क्या होगा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस वायर से हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और टाइम, जितना देर तक करंट पास कराएंगे, जितना देर तक वहां पे करंट हम लोग पास कराएंगे उतनी ही ज्यादा वहां पर हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हीटर देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, वहां पर वायरिंग लगी होती है, ठीक है, जो दिखता है, ठीक है, वायर लगे होते हैं, उसका रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, जल्दी वो मेल्ट भी नहीं करते, ठीक है। वायर रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है जब करंट पास होता है तो वो हीट हो जाते हैं, ठीक है। हीट होने से ये केस देखने को मिलता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। H जो होता है आई स्क्वायर डायरेक्ट रिलेशन होता है, H जो होता है आर के डायरेक्ट रिलेशन होता है, और H होता है जो टाइम पीरियड के डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बताया, एक और एग्जाम्पल याद कर रखना, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर होता है, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। फ्यूज वायर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे लगा होता है। यहाँ पे एक पतला सा कॉपर का वायर लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। एक पतला सा वायर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, लगा देते हैं। पतला सा वायर किस लगाते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल अप्लायंसेस से ज्यादा होता है, ठीक है। घर में जो अप्लायंस लगे उससे रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो बहुत ज्यादा करंट, मान लो यहाँ पर घर में बिजली जहां से आती है वहां पे लगा देते हैं फ्यूज वायर, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, बहुत ज्यादा करंट आ गया, तो ये क्या होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जल्दी से क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, जैसे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, हीट क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे हीट प्रोड्यूस होगी ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, करंट आगे बढ़ेगा नहीं, कोई अप्लायंस को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पतला सा तार इसलिए लगाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है नॉर्मल अप्लायंस से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वो जल्दी से ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और घरों में जो और भी अप्लायंस होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। और एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सब एग्जाम्पल जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग करना क्या है, ढेर सारे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम एक बार दोबारा वीडियो देखना, दोबारा वही टॉपिक को क्लियर कर लेना, और यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो ओवरव्यू होकर के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।